नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं विजय एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हिस्ट्री विथ युवा में। दोस्तों उत्तर वैदिक काल लगभग हमारा समाप्त होने पर है, लगभग ये खत्म होने वाला है, क्योंकि हम पहले भी कई वीडियो में बता चुके हैं आपको बहुत विस्तार में कि हम किसी भी शासक को पढ़ें, हम किसी भी संस्कृति को पढ़ें, धर्म व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और समाज व्यवस्था, ये चार चीज़ तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। जिसमें दोस्तों उत्तर वैदिक काल में हम धर्म को पढ़ चुके हैं, राजनीति को पढ़ चुके हैं, हम इनके समाज को पढ़ चुके हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनकी अर्थव्यवस्था को, इनकी आर्थिक स्थिति को। तो दोस्तों अर्थव्यवस्था पढ़ने से पहले थोड़ी सी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि भाइयों वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, उसके बाद जो समझ में ना आए, जहां मैं आपको गलत लगूं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, लेकिन वीडियो को पूरा देखने के बाद। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना है, आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि दोस्तों आपको अंदाज़ा नहीं है कि कितनी मेहनत करता हूं मैं एक एक वीडियो बनाने में। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ लेटर वैदिक पीरियड। दोस्तों उत्तर वैदिक काल की राजनीति, समाज व्यवस्था और धर्म यहाँ की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। ये पहली लाइन। धर्म ने तो राजनीति को, अर्थव्यवस्था को, कृषि को, पशुपालन को हर जगह प्रभावित किया है, हर जगह अपना प्रभाव दर्शाया है। लेकिन क्या राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज व्यवस्था, इन सब में धर्म का हस्तक्षेप वाकई है या नहीं है? अगर आपको इन सब की जानकारी चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आप जाएं और पूरी क्लासेस देखें, सारी चीज़ें आपको समझ आएगी। तो दोस्तों इस प्यारे से देश जहाँ पर अभी उत्तर वैदिक काल चल रहा है, यहाँ की आज हमें अर्थव्यवस्था समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था या लेटर वैदिक पीरियड की इकोनॉमिक सिस्टम को। नहीं चलेगा पेन। दोस्तों उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था हमें पढ़ना है। ये मैप मैंने आज इसलिए बनाया है क्योंकि कईयों को पढ़ने से पहले मोटिवेशन चाहिए। अरे भाई मोटिवेशन की क्या ज़रूरत है? मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। सारा नॉलेज अगर हमें है, अगर सारी चीज़ें हमें जानकारी है, हमें हर चीज़ की जानकारी है, सब बातें हमें पता है, तो क्या का मोटिवेशन? तो कईयों को पढ़ने से पहले मोटिवेशन चाहिए। तो ये मैप आपको मोनिटाइज करेगा, आपको मोटिवेशन देगा कि आप इस क्लास को देखें। इस मैप से आपको सारी चीज़ें आज समझ आएगी। अगर आपने पहले की क्लासेस देखी है तो आपको बेसिक समझ में आ जाएगा कि आज इस मैप की हमें क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था, अब यहाँ पर जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था से भिन्न है, अलग है, सेपरेट है। दोस्तों यहाँ पर कृषि, पशुपालन, शिल्पकला, लोहे का उपयोग, अन्य धातुओं का उपयोग, ये सारी चीज़ें मिलकर हमारे उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था को निर्धारित करती हैं।
कृषि, पशुपालन, शिल्पकला, लोहे का उपयोग, अन्य धातुओं का उपयोग। दोस्तों मैंने कहा था कि जब हम उत्तर वैदिक काल को पढ़ेंगे तो हमें लोहे के उपयोग को और PGW जो हमारे बर्तन हैं, पेंटेड ग्रे बेयर्स हैं, हमें उन्हें अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोहे के उपयोग को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और शिल्पकला, जहाँ पर कई जातियों का जन्म शिल्पकला के आधार पर हुआ था, उन शिल्पकारों को हम पढ़ेंगे और इन्होंने क्या क्या बनाया, इन चीज़ों को पढ़ेंगे, जिनमें PGW सबसे इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं कृषि से। हमने ऋग्वैदिक काल में पढ़ा था कि जब आर्यों का यहाँ से आगमन हुआ था तो आर्य सप्तसेंधा प्रदेश में बसे थे। ये हमारा सप्तसेंधा प्रदेश, ये इस वाले हिस्से पे। और दोस्तों इसकी हमारे पास कोई जानकारी नहीं थी कि यहाँ पर कृषि किस प्रकार से की जाती होगी। क्यों? क्योंकि पंजाब वाला जो हमारा इलाका है, यहाँ पर जो हमारी मिट्टी है उतनी उपजाऊ आज के समय में नहीं है। लेकिन हमें सिकंदर के इतिहासकारों से ये पता चलता है, मकदूनिया के जो इतिहासकार सिकंदर के साथ भारत आए थे, उन इतिहासकारों ने जानकारी दी है कि पंजाब में उस समय अच्छी खासी खेती, अच्छी खासी उपजाऊ मिट्टी हुआ करती थी। तो दोस्तों अब आर्य यहाँ से बढ़े हैं पूर्व की ओर। ये हम सब पढ़ चुके हैं। पूर्व की ओर बढ़े और उन्होंने गंगा यमुना दोआब, ये जो हमारा गंगा यमुना दोआब है, ये हमारी गंगा नदी है और ये हमारी यमुना है। दो नदियों के बीच की जो जगह होती है, जो दो नदियों के बीच का एरिया होता है, उसे हम दोआब कहते हैं। इस दोआब में आर्य आकर बसे थे। उन्होंने यहीं पर सारे अपने बाकी के जो काम हैं, जैसे बर्तन बनाना, लोहे का उपयोग, कृषि, पशुपालन, वो सब यहीं पर किया। क्यों आए वो यहाँ पर? क्यों उन्होंने पश्चिम को छोड़कर अब पूर्व की ओर कूच की? ये सारी चीज़ें हमने पिछली की क्लास में बहुत डिटेल से पढ़ी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप पिछली क्लासेस को ज़रूर देखें। आपको आई बटन में, आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप सारी चीज़ें वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों गंगा यमुना दोआब के बीच में आर्य आए हैं और हम इनकी कृषि व्यवस्था को पढ़ रहे हैं, क्योंकि कृषि अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। तो गंगा यमुना दोआब के बीच का जो इलाका है, अर्थात जो हमारा उत्तर भारत है, इस उत्तर भारत में हमें पता है कि एक जलोढ़ मैदान हुआ करता है। अगर आपने कभी गलती से, धोखे से ही मान लो, ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ा हो और नहीं पढ़ा है तो हम ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे, बहुत इंग्लिश प्रणाली से पढ़ेंगे। तो मान लो कभी आपने गलती से ज्योग्राफी सब्जेक्ट को पढ़ा है, तो हमें पता है कि हमारे भारत के 5 भाग किए गए हैं, जिसमें से एक भाग हमारा उत्तर भारत का जलोढ़ मैदान है। इस जलोढ़ मैदान की मिट्टी अत्यधिक नरम हुआ करती है और आर्यों को जहाँ पर अच्छे खासे कृषि करने में सहायता मिलती है। तो दोस्तों आर्य यहाँ पर कृषि करते हैं और हमने पढ़ा है कि उत्तर वैदिक काल में अब आर्य कृषि प्रधान हो गए थे। ऋग्वैदिक काल में आर्य हमारे पशुपालन प्रधान थे, उनकी अर्थव्यवस्था पशुपालन पर आधारित थी। लेकिन लेटर वैदिक एज में, उत्तर वैदिक काल में अब अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। कृषि इनका मुख्य व्यवसाय है, क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी मिट्टी है, नरम मिट्टी है, वो जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है, इसलिए अब ये अच्छी खासी कृषि करते हैं। ये गेहूँ उगाते हैं
चावल, सरसों, इस प्रकार की फसलों से अब ये अपना काम चलाते हैं। अब दोस्तों, कई लोगों को याद करने के लिए ट्रिक की आवश्यकता है कि कहाँ पर ये लोग खेती करते थे, कौन कौन सी फसलें उगाते थे। इसके लिए ट्रिक बनाई जाती है। ट्रिक की क्या ज़रूरत है? जब आपने पूरी चीज़ शुरू से पढ़ी है तो आपको सारी चीज़ें खुद ब खुद याद है कि गंगा यमुना का दोआब है जहाँ पर आर्य आए हैं, और यहाँ पर आए हैं तो कृषि भी यहीं करेंगे, अमेरिका में जाके थोड़ी ना करेंगे। तो दोस्तों, गंगा यमुना के दोआब में ये कृषि करते हैं, गेहूँ, चावल, इस प्रकार की ये फसलें उगाते हैं। जौ, तिल, ये फसलें ये ऋग्वेदिक काल में उगाया करते थे, जो यहाँ पर आकर अब चेंज हो गई हैं। दोस्तों, हमारा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, यहाँ लिखूं शतपथ ब्राह्मण। अब शतपथ ब्राह्मण में तो अच्छा खासा वर्णन मिलता है हमें कि कृषि कर्मकांड का वर्णन किस ब्राह्मण ग्रंथ में पाया गया है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये वैदिक काल है, यहाँ पर सारी जानकारी हमें वेद, जिनमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, कई सारे ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, ये हमें जानकारी देते हैं, जिनमें से शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ तो बेहद महत्वपूर्ण है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ ने जानकारी दी है कि आर्य अच्छी खासी कृषि करते थे, और कृषि कर्मकांड का, कृषि पर चर्चा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में की गई है। तो दोस्तों, ये कृषि प्रधान उत्तर वैदिक काल में हो गए थे। गेहूं, चावल जैसी ये फसलें उगाते थे। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में भी उल्लेख मिलता है। जगह याद करने के लिए काहे की ट्रिक, सारी चीज़ें अब आपको खुद पता है कि जब यहाँ रह रहे हैं तो यहीं पर ये खेती करेंगे। अब दोस्तों, हमें बाद के वैदिक ग्रंथों में कुछ चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। जैसे दोस्तों, 6 बेल वाला, हम वो क्या कहते हैं उसको, जिससे हम जुताई करते हैं, क्या कहलाता है वो? हल। 6 बेल वाला हल, 12 बेल वाला हल, 24 बेल वाला हल, इन सब के उल्लेख मिलते हैं। 6 बेल वाला हल, 12 बेल वाला हल और 24 बेल वाला हल। और ऋग्वेदिक काल में हमने पढ़ा है कि हमें फाल के भी सबूत मिले हैं। तो दोस्तों, 6 बेल वाला हल, 12 बेल वाला हल, 24 बेल वाला हल, इन हलों से ये लोग कृषि में जो जुताई, कटाई, बुआई, ये सब किया करते होंगे, और इनके साक्ष्य भी हमें यहाँ पर मिलते हैं। लेकिन 12 बेल वाले हल, 24 बेल वाले हल और 6 बेल वाला हल, इन सब के साक्ष्य नहीं मिले। हमें हल तो मिला है, हल तो मिला है, लेकिन 6 बेल वाला होगा वो ये नहीं कह सकते, 12 बेल वाला हो ये नहीं कह सकते। ये एक अतिशयोक्ति सी लगती है, क्योंकि दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में हमने देखा है कि पशुओं को किस प्रकार से मारा जाता था, पशुओं की किस प्रकार से बलि दी जाती थी, और बौद्ध धर्म, जैन धर्म और कई सारे संप्रदाय होने का कारण इनका जो पशुपालन का ढंग था वो भी था। तो दोस्तों, ये 6 बेल वाले हल, ये सारी चीज़ें हमें यहीं पर मिली है। खुदाई में लगभग 700 बस्तियाँ मिली है। तो याद करने के लिए किसी ट्रिक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये यहाँ पर रहते हैं तो सारी चीज़ें भी हमें यहीं पर मिलेगी। हल के साक्ष्य हमें यहीं पर मिलते हैं, यहीं पर हमें जो लोहे के साक्ष्य हैं वो भी मिलते हैं। दोस्तों, जो हल है यहाँ पर, ये हमारा हल, ये लकड़ी का हुआ करता था, क्योंकि लकड़ी के हल पाए गए हैं और बाद में लोहे के भी पाए गए हैं, तांबे के भी पाए गए हैं। तो हल के साक्ष्य हमें यहाँ पर मिलते हैं। अब जो हमारा हल है ये लकड़ी का बनता था।
अब आप सोचो कि लकड़ी के हल से क्या जो हम करते हैं जुताई वगैरह वो की जा सकती थी? तो हाँ, की जा सकती थी। क्यों की जा सकती थी? क्योंकि हमने ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ा है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट के हिसाब से, ज्योग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से हमें पता है कि गंगा यमुना दोआब वाला क्षेत्र, यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती थी वो अत्यधिक नर्म मिट्टी थी। वो नर्म मिट्टी थी इसलिए जो हल थे लकड़ी के, उनसे भी जुताई कटाई जैसे काम हो जाया करते थे। दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में कुछ शब्द हैं कृषि से संबंधित, जैसे दोस्तों कृषि को क्रसम कहा गया है, जुताई को बुआई को बमम कहा गया है, बुआई को बमम, जुताई को क्रसम, बुआई को बमम, कटाई को लूनम। इस प्रकार के शब्द हमें देखने को मिलते हैं जो हम अलग से पढ़ेंगे। अलग से पढ़ेंगे मतलब एक वीडियो में बनाऊंगा जहाँ पे उत्तर वैदिक काल के कुछ महत्वपूर्ण शब्द और ऋग्वैदिक काल के कुछ महत्वपूर्ण शब्द, ताकि हमारा कुछ भी ना छूटे। और अगर हम इन सारी चीज़ों में उन सारे शब्दों को भी पढ़ें तो दोस्तों कुछ अजीब सा लगता है, भूल जाते हैं हम। जैसे दोस्तों चावल को तंदुल कहा गया है, गेहूं को गोधुम कहा गया है, सरसों को सारे साका कहा गया है, हमारी चप्पल को पथ सरकनी कहा गया है, मक्खन को नवनीत कहा गया है। इस प्रकार से कई सारे शब्द हैं। दूध को पयस कहा गया है। तो इन शब्दों को हम अलग से पढ़ेंगे ताकि हमारे पास एक सट्टे की पर्ची, एक लिस्ट रहे और कुछ चीज़ हमारी छूटे ना। तो दोस्तों ये थी इनकी कृषि व्यवस्था। कृषि कहाँ करते हैं इसके लिए किसी ट्रिक की ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए। सामान कहाँ पर मिलेगा? जहाँ पर ये लोग रहते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हमारा घर यहाँ है, हम रहते यहाँ हैं और हमारी बुक्स हमें दूसरे स्थान पर मिले, तो ऐसा नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार से इनकी कृषि व्यवस्था थी। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कृषि व्यवस्था का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। 6 बैल वाला हल, 12 बैल वाला हल, 24 बैल वाले हल के साक्ष्य हमें मिलते हैं। हालांकि ये नहीं कह सकते हम कि उनमें 6 बैल लगाए जाते होंगे, 12 या 24 लगाए जाते होंगे। तो दोस्तों ये थी हमारे कृषि व्यवस्था की कहानी उत्तर वैदिक काल में। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं पशुपालन। उत्तर वैदिक काल में पशुपालन। माफ कीजिए, हमारा भारत थोड़ा सा मिट गया है। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक हमारा पशुपालन। ये पशुपालन ऋग्वैदिक काल में हमने पढ़ा था कि आर्य पशु चराते हुए मध्य एशिया से भारत में एंटर करते हैं। ये पशु चराते चराते भारत में घुस आए और इसके साक्ष्य हमें स्वात घाटी पाकिस्तान की कब्रों से मिलते हैं। वहाँ पर जो कब्रिस्तान है उससे मिलते हैं। लेकिन ये बात एक अजीब बात लगती है कि कोई पशु चराते चराते एक देश से दूसरे देश में कैसे आ सकता है। तो इस प्रकार की बातें भी की गई है। और दोस्तों हमने ऋग्वैदिक काल में पढ़ा था कि आर्य उस समय पशुपालन प्रधान थे। ये हमने पढ़ा था कि उस समय आर्य पशुपालन प्रधान थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में, क्योंकि हम कृषि को पढ़ चुके हैं, तो अब आपको समझ अपने आप आ जाना चाहिए कि यहाँ पर आर्य पशुपालन को मुख्य व्यवसाय के स्थान पर सहायक या गौण व्यवसाय, अब यहाँ पर पशुपालन मुख्य नहीं रहा, अब यहाँ पर पशुपालन सहायक
या गौण व्यवसाय बन गया। क्योंकि दोस्तों उत्तर वैदिक काल में पशु हत्या, पशुओं की बलि कितनी निर्दयता से दी जाती थी। हम देखें कि बौद्ध धर्म का जन्म उत्तर वैदिक काल में की गई पशु हत्या से भी आहत था। क्योंकि उत्तर वैदिक काल में इतनी पशु हत्या की जाती थी, इतनी पशुओं की बलि दी जाती थी, जिससे जो पूर्वी लोग थे उनके पास जानवरों की कमी हो गई। तो जानवरों की कमी हो गई तो अब विरोध होना तय है। वो विरोध हुआ तो बौद्ध धर्म का जन्म हुआ। हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि जन्म क्यों हुआ, सारी चीज़ें। तो ये भी एक कारण था। अब यहाँ पर पशुपालन सहायक व्यवसाय बन गया। यहाँ पर जो बलियाँ दी जाती थी उनमें तो इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, इतनी ज़्यादा उनमें हमें इंक्रीजमेंट देखने को मिलती है कि दोस्तों गाय, बैल, घोड़े, इस प्रकार के सारे पशुओं की बलि दी जाती थी। और क्योंकि अब यहाँ पर कृषि व्यवसाय मुख्य व्यवसाय हो चुका है तो पशुओं की आवश्यकता भी क्या है। हालांकि कई सारे कबीले जो वैदिक हों या अनार्य हों अर्थात गैर वैदिक हों, उन सारे कबीलों में भी जो हमारे बलि का काम है हुआ करता था। और दोस्तों जिनमें गोंड कबीला हम देखें कि उनमें क्या पशु बलि नहीं होती थी, सब जगह होती थी। चाहे हमारे अनार्य हों चाहे हमारे आर्य हों, ये सारे पशुओं की बलि दिया करते थे। क्योंकि पशु गोंड जाति के लिए, आदिवासी जाति के लिए, अनार्यों के लिए तो एक भोजन का माध्यम थे कि देवता भी खुश और खाना भी मिल जाएगा, इसलिए वो पशु दिया करते थे। आर्य पशु बलि किया करते थे कर्मकांड के लिए, क्योंकि इंद्र देवता को खुश करना है, गायों की मांग करनी है, बैलों की मांग करनी है। तो ये इनकी पशुपालन व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में हुआ करती थी। तो दोस्तों कृषि हमारा हो चुका, पशुपालन हमारा हो चुका। अब हम पढ़ते हैं शिल्पकला। बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जो आप फैक्ट पढ़ते हो, आप जो याद करने के लिए देखते हो ट्रिक्स कूद कूद के और लिख ले भैया, इस प्रकार से जो आप ट्रिक्स पढ़ते हो इनकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, इनकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अब हम जो शिल्पकला पढ़ेंगे, यहाँ पर जो हम बर्तनों वाला चैप्टर है जो पढ़ेंगे हम, तो हमें यहाँ पर याद करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पर बर्तन मिले हैं, तो नाम याद करने पड़ेंगे। तो दोस्तों सारी चीज़ें यहाँ पर आपको याद हो जाएगी जैसे मुझे याद है। तो हम ब्रह्मा तो है नहीं, हम भगवान तो है नहीं कि हमें सब चीज़ें याद हैं। समझ के आप पढ़ो, आपको सारी चीज़ें याद होगी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं पशुपालन व्यवस्था, माफ कीजिए शिल्पकला। इसको भी मिटा दूं क्योंकि यहाँ पर कई सारी चीज़ें अब मुझे लिखनी पड़ी। दोस्तों उत्तर वैदिक काल की शिल्पकला हमने पढ़ा था ऋग्वैदिक काल में, क्योंकि हर चीज़ें यहाँ पर पुरानी क्लासेस से कनेक्ट होगी। क्यों? क्योंकि हम इतिहास पढ़ रहे हैं। इतिहास का एक रैखिक प्रसार होता है कि पहली क्लास यानी कि पहले की चीज़ें बाद की चीज़ों से कनेक्ट होती है, बाद की चीज़ें पहले की चीज़ों से कनेक्ट होती है। दोस्तों हमने पढ़ा था जब आर्यों का आगमन हुआ, आर्यों का आगमन हमने पढ़ा था। तो आर्यों के आगमन में हमने ये जाना था, और जिसको जानना है वो पहले की क्लास भी देख सकता है।
तो आर्यों के आगमन में दोस्तों हमने ये जाना था कि आर्यों के साथ शिल्पकार, बढ़ई और चर्मकार ये लोग आए थे। शिल्पकार, बढ़ई, चर्मकार, ब्राह्मण और कुछ सेना के लोग और कुछ जो राजा वर्ग के लोग होते हैं वो लोग आए थे। तो दोस्तों शिल्पकार, बढ़ई, चर्मकार ये लोग आए थे और हमने ये कहा था कि इन लोगों को देखकर ये पता चलता है कि आर्यों को शिल्पकला का अच्छा खासा नॉलेज था, क्योंकि आर्यों के स्पोक वाले पहिए, उनके पीजीडब्ल्यू बर्तन और उनके पशुओं की सवारी करने के लिए जो वो रथ बनाया करते थे, इन सारी चीज़ों के हमें साक्ष्य मिले हैं। कहाँ कहाँ मिले हैं ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। और आज हम क्योंकि यहाँ पर मुख्यतः पीजीडब्ल्यू पढ़ने वाले हैं, मुख्य रूप से पीजीडब्ल्यू अब हम पढ़ेंगे। और दोस्तों पीजीडब्ल्यू इनकी शिल्पकारिता का एक अच्छा खासा हिस्सा है, इनकी अर्थव्यवस्था का एक अच्छा खासा हिस्सा है। तो दोस्तों जो पीजीडब्ल्यू बर्तन है ये भी हमें गंगा यमुना दोआब से मिलते हैं, क्योंकि मैंने कहा है कि आर्य जब गंगा यमुना दोआब में आकर रहते हैं तो इनके सारे साक्ष्य, इनके सारे कपड़े, बर्तन, रथ वथ सारी चीज़ें अब यहीं पर मिलेगी। अमेरिका में, यूनान में तो नहीं मिलेगी। तो दोस्तों जो पीजीडब्ल्यू बर्तन है वो गंगा यमुना दोआब में पाए गए। यहाँ पर पीजीडब्ल्यू बर्तन पाए गए और बहुत सारी मात्रा में पाए गए हैं, अत्यधिक बहुलता में पाए गए हैं। पीजीडब्ल्यू पेंटेड ग्रे वेयर्स, ये होता है पीजीडब्ल्यू का फुल फॉर्म। पेंटेड ग्रे वेयर्स या चित्रित भूरे बर्तन। अब दोस्तों जो हमारे शिल्पकार हैं जो इनके साथ आए, वो केवल पीजीडब्ल्यू बर्तन तो नहीं बनाया करते थे, वो केवल रथ ही तो नहीं बनाया करते थे, और ना केवल वो लोग चमड़े के सामान बनाया करते थे जिनके नाम पर आगे चलकर चर्मकारों को चमार कहा गया। चमार भी आर्य जाति है। तो दोस्तों चित्रित भूरे बर्तन के अलावा यहाँ पर शिल्पकार लाल और काले बर्तन, चटक लाल बर्तन, हल्के लाल बर्तन और ये पीजीडब्ल्यू वाले बर्तन बनाया करते हैं। लेकिन पेंटेड ग्रे वेयर्स, चित्रित भूरे वाले बर्तन, ये बर्तन अत्यधिक मात्रा में पाए गए हैं। सर्वाधिक मात्रा में लाल बर्तन पाए गए हैं, लेकिन पीजीडब्ल्यू बर्तन ये अत्यधिक मात्रा में पाए गए हैं। इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर जो पीजीडब्ल्यू वाले बर्तन हैं ये उच्च वर्ग के, उच्च तबके के लोगों के लिए काम में आया करते थे। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये जो अनुष्ठान करवाया करते थे, ये कोई आयोजन करवाया करते थे, ये लोग जिसमें खाना खाया करते थे, उनके लिए चित्रित भूरे बर्तन या पीजीडब्ल्यू का यूज़ किया जाता था। वो सर्वाधिक मात्रा में जो हमें लाल बर्तन मिले हैं, ये लाल बर्तन जनमानस के लिए थे। नहीं तो कईयों को हाई टेंशन हो जाता है, अरे यार कि पेंटेड ग्रे वेयर्स इम्पोर्टेंट है लेकिन लाल बर्तन सबसे ज़्यादा मिले हैं, तो ये इम्पोर्टेंट क्यों, लाल बर्तन होना चाहिए। लाल बर्तन दोस्तों इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि वो जनमानस के लिए थे। जैसे कि आज मोदी जी वो विदेश जाते हैं तो वो महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं, तो महंगी महंगी चीज़ें वो बड़े बड़े लोग ही पहन पाएंगे जिनके पास पर्याप्त धनराशि हो, पर्याप्त धन हो। हर कोई तो ये चीज़ें अफोर्ड कर नहीं सकता। तो जो चित्रित भूरे वाले बर्तन थे ये ऊंचे तबके के लोगों के लिए थे, जिनमें ब्राह्मण, राजा वर्ग था, अधिकारी वर्ग था, और जनमानस के लिए
हमारे लाल बर्तन थे। तो दोस्तों अब हम ये समझें कि ये बर्तन मिले कहाँ कहाँ हैं, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों मैंने पहली क्लास उत्तर वैदिक काल की पढ़ाई थी और कहा था कि यहाँ पर राजा साम्राज्यवादी हो गए हैं। उस साम्राज्यवाद उन्होंने हरियाणा, ये हमारे हरियाणा, पंजाब, विधेय, हस्तिनापुर और हमारा ये अतरंजी खेड़ा और ये हमारा जो ऊपरी वाला हिस्सा है, इसको, ये भी एक जनपद है, इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। ये हमारे विधेय हैं जहाँ पर सीता जी का जन्म हुआ, नेपाल की तराई क्षेत्र में। और दोस्तों ये हमारा जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यहाँ पर आर्य पहले रहते थे, बाद में आए। हमारे अतरंजी खेड़ा एमपी, यानी कि हमारा केवल हम ये वाला भाग छोड़ दें दक्षिण भारत का, बाकी यहाँ सदा नीरा गंडक नदी तक, इन पूरे इलाकों में आर्यों ने साम्राज्य विस्तार किया। और जहाँ जहाँ ये गए वहाँ वहाँ आप PGW बर्तन मिलेंगे। तो ये गंगा यमुना दो आप में सर्वाधिक मिले हैं, उसके अलावा वो इन क्षेत्रों में भी मिले हैं क्योंकि आर्यों ने साम्राज्य विस्तार किया है। और दोस्तों यहाँ पर जो हमारे जनक के राजा थे, जनकपुरी के राजा जनक, माता सीता, दोस्तों जनक और माता सीता ऐसा बताया जाता है कि इन्होंने खुद खेती की थी। अब आप सोच लीजिए, उस समय राजा, उस समय महाराजा और खुद माता सीता, ऐसे पवित्र लोग, ऐसे बड़े बड़े तबके के लोग भी मेहनत किया करते थे। काम नहीं है तो कृषि करेंगे, हमारे पास काम नहीं है तो हम कुछ भी करेंगे लेकिन खाली नहीं बैठेंगे। ये उस समय के लोगों से हम प्रेरणा ले सकते हैं, मोनेटाइज हो सकते हैं। आपको मोनेटाइजेशन चाहिए, आपको मोटिवेशन चाहिए। क्यों चाहिए मोनेटाइजेशन, मोटिवेशन? क्या ज़रूरत है मोनेटाइजेशन और मोटिवेशन की? क्यों हम किसी व्यक्ति की बातों को सुनकर अपने आप को शक्तिशाली समझें, अपने आप को उत्तेजना भरा महसूस करें? भाई नॉलेज होना चाहिए आपको। जब इन सारी चीज़ों का नॉलेज होगा, और हिस्ट्री तो ऐसा सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है, आप ईश्वर का अंदाज़ा लगा सकते हो कि ईश्वर क्या शक्ति है। आप वेद पुराण मत पढ़ो, आप हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ लो, आपको ईश्वर का पता चल जाएगा, ईश्वर की शक्ति का पता चल जाएगा, ईश्वर के विस्तार का पता चल जाएगा, उसकी आकार और आकृति का पता चल जाएगा। पर यह है कि आप पढ़ें, पहले समझे बात को। पढ़ने से पहले किसी चीज़ का भी आप फैसला ना कर दें, पहले पढ़ें, पहले समझे चीज़ों। आपको मोटिवेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? आपको मोटिवेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि आपके पास नॉलेज की कमी है। आप किसी के नॉलेज को इतना हाई फाई क्यों मानते हो? क्योंकि आपके खुद के पास नॉलेज नहीं है, आपके खुद के पास ज्ञान नहीं है, मेरे पास भी ज्ञान नहीं है। दुनिया में कोई व्यक्ति 100% नॉलेजेबल नहीं होता, 100% ज्ञानी नहीं होता। अज्ञानता विद्यमान रहती है, हमारे वेद पुराण शास्त्र कहते हैं, ये हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अज्ञानता तो हर मनुष्य में विद्यमान रहती है। इसीलिए हमें मोनेटाइजेशन, मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हमें नहीं है। और दुनिया में ऐसा कोई बना भी नहीं है जो हमें मोटिवेशन दे। क्यों? क्योंकि हमें नॉलेज है इस सब्जेक्ट का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, हमारे देश का, तो हमें काय के मोनेटाइजेशन की ज़रूरत है? शिक्षा ही मोनेटाइजेशन है। अब आ गया मोनेटाइजेशन। तो दोस्तों ये है हमारा राजस्थान, हरियाणा, जहाँ पर हमें इतनी सारी चीज़ें देखने को मिली है, PGW बर्तन देखने को मिले हैं। यही है हमारे PGW बर्तन की कहानी, जो यहाँ पर आकर आज खत्म हुई। PGW बर्तन कहाँ पाए गए, शिल्पकारों ने निर्माण कैसे किया, किन किन स्थानों पर इनके हमें साक्ष्य देखने को मिलते हैं, इसका मतलब क्या होता है, उच्च तबकों के लिए और निम्न तबकों के लिए किस प्रकार से इस
बर्तन का उपयोग किया जाता था। ये सारी चीज़ें आज हमने क्लियर की है, अच्छे से पढ़ी है। अब दोस्तों इनकी अर्थव्यवस्था का अंतिम टॉपिक लोहे का युग, लौह निर्माण या लोहे का उपयोग। दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत नॉलेजेबल टॉपिक है लोहे का युग, लोहे का निर्माण या लोहे का प्रथम बार उपयोग। क्योंकि लोहे की हिस्ट्री बहुत पुरानी है, तो थोड़ा डिटेल में हम समझेंगे लोहे के उपयोग को। भारत में पहली बार लोहे का उपयोग और दुनिया में पहली बार लोहे का उपयोग, ये सारी चीज़ें बहुत नॉलेजेबल चीज़ें हैं। अगर व्यक्ति को ये पता हो तो अच्छे खासे बड़े बड़े पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले लोगों को भी हम मात दे सकते हैं। क्योंकि लोहा आज के समय में सुई से लेकर बड़ी बड़ी मशीनें तक लोहे से बनाई जाती है। वो लोहे को उस समय काला सोना, काला तांबा, स्वर्ग से गिरा हुआ काला तांबा या काला लोहा कहा जाता था। तो दोस्तों लोहे का उपयोग भारत में और विश्व में कि विश्व में पहली बार लोहे का उपयोग कब किया गया, लोहा विश्व में पहली बार कहाँ पाया गया। तो दोस्तों विश्व की बात करें तो घोड़ों की तरह ही, घोड़ों के उपयोग की तरह, घोड़ों को पालने की तरह ही लोहे का उपयोग भी बहुत प्राचीन है। जिस प्रकार 60 लाख साल पहले, जिस प्रकार 60 लाख साल पहले 60 लाख साल पहले जो आप काला सागर वाला हिस्सा दोस्तों देख रहे हैं, इस काले सागर वाले हिस्से में पहली बार घोड़े पाले गए थे। विश्व में पहली बार घोड़े कब पाले गए, कब इनका उपयोग किया जाने लगा, तो लगभग 60 लाख साल पहले दोस्तों काला सागर के पास घोड़े पाले गए, 60 लाख साल पूर्व। उसी तरह लोहे का उपयोग भी बेहद प्राचीन है। लगभग 50 लाख साल पूर्व, लगभग 50 लाख साल पूर्व पहली बार मेसोपोटामिया में शुद्ध रूप से लोहा बनाया गया। पहली बार 50 लाख साल पूर्व मेसोपोटामिया में हमें लोहे के साक्ष्य मिले, जहाँ पर शुद्ध लोहा मिला। और 5000 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया में ही 5000 बीसी, ये बीसी है, 5000 बीसी में ही पहली बार शुद्ध लोहे का उपयोग किया गया। दोस्तों दो प्रकार की डेट हमें देखने को मिलती है, बहुत कन्फ्यूज़न है। मैं खुद पढ़ता हूँ, मैं कभी कभी खुद कन्फ्यूज हो जाता हूँ कि 5000 साल या 50 लाख साल क्या सही है। कहीं कहीं 5 सहस्त्राब्दी लिखा होता है, 1 सहस्त्राब्दी बराबर होता है 10 लाख साल। तो दोस्तों 50 लाख साल पहले मेसोपोटामिया में हमें लोहे के साक्ष्य देखने को मिले जो शुद्ध लोहा था, ये लोहा शुद्ध था।
इसी तरह लगभग 30 लाख साल पहले 30 लाख BC, दोस्तों लगभग 30 लाख साल पहले हमारा जो मिस्र है, मिस्र में लगभग 30 लाख साल पहले जो आसमान से उल्का पिंड पत्थरे गिरते हैं ना, पत्थर और कुछ लोहे के टुकड़े गिरते थे, उनके साक्ष्य मिले हैं, जिसे उस समय स्वर्ग से गिरा काला तांबा कहा जाता था। ये मिस्र में मिला लगभग 30 लाख साल पहले। वो 3000 ईसा पूर्व ये स्वर्ग से गिरा काला तांबा उपयोग में आने लगा, क्योंकि दुनिया की सारी चीज़ें यूरोप में ही तो मिलती है, यूरोप में मिलती है, अफ्रीका में मिलती है, कोई चीज़ हमारे यहाँ पहले मिली है कभी? तो दोस्तों 30 लाख साल पहले स्वर्ग से गिरा काला तांबा जो मिस्र में मिला है, ये भी लोहे की एक खोज थी। 60 लाख साल पहले घोड़े हमें मिलते थे, उसके बाद 50 लाख साल पूर्व हमें शुद्ध लोहा मिला, और 5000 BC पूर्व इसका उपयोग मेसोपोटामिया में किया गया। 30 लाख साल पहले स्वर्ग से गिरा काला तांबा जो मिस्र में हमें देखने को मिलता है, ये भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ऐसे ही दोस्तों लगभग 1200 BC के आसपास, लगभग 1200 BC के आसपास आर्य संस्कृति में लोहा आया, जो हमें शुद्ध रूप से अब पढ़ने को मिलता है। कहाँ पर? आर्य संस्कृति में। आर्य संस्कृति में यहाँ पर लोहे का उपयोग किया गया, तीर, भाले, तांबे, शत्रुओं से लड़ने के लिए इन्होंने लोहे का उपयोग किया। पहले ये लोग तांबे का उपयोग करते थे, बाद में इन्होंने लोहे का उपयोग किया, जो शत्रुओं से लड़ने के लिए एक अच्छा खासा हथियार बना, और कई सारे शत्रुओं को हराने के लिए आर्यों ने इनका तीर भाले का उपयोग किया। महाभारत सबने देखा है कि किस प्रकार से तीर चलाए जाते थे। लेकिन आज की महाभारत में ऐसा है कि सारी चीज़ें आ जाती हैं, इस प्रकार से चीज़ें यहाँ पर उपयोग की गई। और दोस्तों 1200 के आसपास जो राजा वर्ग था, हमारा शासक वर्ग, ये अब उपहार के लिए लोहे का उपयोग करने लगे। उस समय लोहा सोने के बराबर था। पहले के समय में जो हमारे राजा वगैरह लोग हुआ करते थे, ये उपहार में, तोहफे में, गिफ्ट में लोहा दिया करते थे, लोहे से बनी वस्तुएं दिया करते थे, क्योंकि उस समय लोहा बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता था और नई नई चीज़ें मिली थी, इसीलिए। तो दोस्तों ये हमारे लोहे की कहानी है देश विदेश में। भारत की बात करें तो आर्यों ने भी लोहे का उपयोग किया और हमें लोहारगिरी, पेन तो फेंक देखने को मिली। कृषि व्यवस्था में, पशुपालन व्यवस्था में हर जगह लोहे का उपयोग किया जाने लगा। शत्रुओं से लड़ने में भी लोहे का उपयोग किया जाने लगा, और पशु बलि के लिए तो ये मस्त साधन बन गया, क्योंकि अच्छी खासी धार लगाओ, जानवर लेके आओ, काट डालो। इस प्रकार से पशु बलि के लिए उपयोग किया गया। बाद में कृषि में भी इसका उपयोग किया गया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमें हल मिले हैं, इनका उपयोग किया गया। और दोस्तों कृषि के लिए कुल्हाड़ी, इस कुल्हाड़ी से जंगल काटा जाता था और कृषि की जाती थी। इस प्रकार से लोहे की कहानी हमारी है। और लोहा हमें कहाँ मिलेगा? जहाँ पर हमें आर्यों की बाकी की चीज़ मिली है, गंगा यमुना दोआब। इस दोआब में भी
हमें लोहे के साक्ष्य मिलते हैं। कई सारी कुल्हाड़ियाँ मिली हैं, कई सारे हमें हल मिले हैं। इसके अलावा बाद में लोहे के और उपयोग किए जाने लगे, बर्तन बनने लगे, बड़ी बड़ी चीज़ें होने लगी। तो दोस्तों अस्त्र शस्त्र ये सारी चीज़ें लोहे के बनाए जाने लगे। दोस्तों 60 लाख साल पहले काला सागर में पहली बार घोड़े पालने के साक्ष्य मिले। उसके बाद 50 लाख साल पूर्व हमें शुद्ध लोहा मेसोपोटामिया में देखने को मिला। उसके बाद दोस्तों मिस्र में जो उल्कापिंड गिरा करते थे, जो वस्तुएं गिरा करती थी, जो आसमान से गिरती हैं कई प्रकार के पिंड, उन्हें स्वर्ग से गिरा काला तांबा कहा जाता था, जो हमें मिस्र में पाया गया। हड़प्पा सभ्यता में भी हमें लोहे के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लोहा मिला है वो तांबे के साथ है, यानी कि तांबे में ये मिक्स है और इन्होंने उसे अलग नहीं किया, विशुद्ध रूप से लोहे का उपयोग नहीं किया। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पहली बार भारत में लोहे का उपयोग आर्यों ने किया। आर्य संस्कृति ही लोह युग का निर्माण करती है। तो दोस्तों ये ही इनकी अर्थव्यवस्था थी, जिसमें हमने कृषि को पढ़ा, पशुपालन को पढ़ा, हमने भारत और विश्व में लोहे के उपयोग को पढ़ा, PGW बर्तन्स को पढ़ा। तो दोस्तों ये सारी कहानी आज हमारी इस वीडियो में ख़त्म होती है। एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। हमने कृषि को पढ़ा, कृषि व्यवस्था, गंगा यमुना दोआब। उसके बाद हमने पशुपालन पढ़ा, पशुपालन यहाँ पर सहायक व्यवसाय हो गया और कृषि मुख्य व्यवसाय हो गया। उसके बाद दोस्तों हमने शिल्पकारिता को पढ़ा कि शिल्पकारिता में PGW बर्तन बनाए जाते थे। इसके अलावा भी कई प्रकार के बर्तन बनाए जाते थे। उसके बाद हमने लोहे का युग पढ़ा कि 60 लाख साल पहले काला सागर के पास पहली बार लोहे का उपयोग किया गया और पहली बार पशुपालन किया गया, जिनमें घोड़ों को पाला गया। लगभग 50 लाख साल पहले दोस्तों मेसोपोटामिया में हमें लोहे के साक्ष्य शुद्ध रूप से देखने को मिले। और उसके बाद दोस्तों मिस्र में 30 लाख साल पहले जो आसमान से उल्कापिंड गिरा करते थे, पत्थर और लोहे की वस्तुएं गिरा करती थी, उन वस्तुओं को स्वर्ग से गिरा काला तांबा कहा गया। ये सारी चीज़ें आज की इस क्लास में हमने पढ़ी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। हिस्ट्री अगर आपको इतने ही अच्छे से इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ना है मेरे साथ और CSC एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करनी है, तो ज़रूर से ज़रूर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे वहाँ पर आर्य संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति और ऋग्वैदिक संस्कृति में अंतर। हालांकि ऋग्वैदिक संस्कृति आर्य संस्कृति का हिस्सा है, लेकिन हमने 2 भागों में पढ़ा है, इसलिए हम उत्तर वैदिक, ऋग्वैदिक और हड़प्पा संस्कृति इन तीनों में एक तुलना करेंगे, एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं।